सबसे पहले तो नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपको याद है कि पिछले साल मतलब जनवरी के महीने में, मतलब यही जो अभी तो आज 1 जनवरी 2025 है, कैसे जनवरी के महीने के आखिर में अचानक जो इंडिया गठबंधन का जितना एक तरह से माहौल बन रहा था पूरे देश में, तमाम छोटे छोटे जो दल थे और उसको कांग्रेस ने मिलकर एक अपना गठबंधन बनाया। और यहीं जनवरी के आखिर में ही उसमें से सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ चले जाते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद तो बहुत बड़े झटके और लगते हैं। आरएलडी गठबंधन से बाहर हो जाती है, इंडिया गठबंधन से, वो भी बीजेपी के साथ में चली जाती है। और नीतीश कुमार जब छोड़ते हैं कांग्रेस का साथ या इंडिया गठबंधन का साथ, उससे पहले जो समाजवादी नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न देने की घोषणा की जाती है। और यही स्थिति आरएलडी के साथ होता है। चौधरी चरण सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, को भारत रत्न दिया जाता है। इसके बाद जयंत चौधरी का ट्वीट आता है, वो कहते हैं दिल जीत लिया। लगभग 1 साल हो चुका है। इसके बाद लोकसभा चुनाव का परिणाम आप देख ही रहे हैं। उससे पहले 400 का नारा बीजेपी का, और इसके बाद बीजेपी कहाँ 240 पे आकर अटक जाती है। आप सोचिए, नीतीश कुमार अगर इंडिया के साथ में होते या राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी साथ में होते तो क्या परिणाम होता। अभी कुल मिला के इनके पास जो है, इंडिया गठबंधन के पास जो इन लोगों के पास लगभग 230 और 240 के आसपास ही सीटें हैं। नीतीश कुमार होते तो चर्चा ये भी थी उस वक्त कि वो यूपी से चुनाव लड़ते, लोकसभा चुनाव लड़ते। और सीट कौन सी थी? फूलपुर। यहाँ के जेडीयू का जो यूपी यूनिट है, वो कई बार प्रस्ताव लेकर अपना गया था नीतीश कुमार से, कहने के लिए उन लोगों से बातचीत की थी कि आप आइए यूपी से चुनाव लड़िए। और मुझे लगता है अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन किसी भी नेता में मतलब इतना साहस नहीं होता। साहस क्या नहीं होता, मतलब वो उनको किसी भी तरह का एतराज़ नहीं होता कि नीतीश कुमार यूपी से आकर चुनाव लड़ते। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है कुर्मी समाज का। वैसे नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है वो किसी एक जाति में बंधे नहीं हुए हैं, उनके हर जाति में अपने समर्थक हैं, अपने लोग हैं। और इतने लंबे समय से जो शख्स मुख्यमंत्री रहा हो 2005 से लेकर, अगर बीच के जीतन राम मांझी के कुछ महीने अगर निकाल दिया जाए तो लगातार मुख्यमंत्री, चाहे राजद के साथ चले गए हों और चाहे बीजेपी के साथ चले गए हों। लेकिन इस बार पिछले महीने भर से जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र चुनाव का जो परिणाम आया, किस तरह से एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और इसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है मुख्यमंत्री से। और आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा कि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, तो गृह मंत्रालय जैसा पद जो है बीजेपी के पास था, मतलब देवेंद्र फडणवीस के पास था। यहाँ तब जब एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होते हैं तो गृह मंत्रालय उनको नहीं दिया जाता है। तो नीतीश कुमार यह सब देख रहे हैं। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पत्रकारों के सवाल जवाब में अपने जवाब में अमित शाह कहते हैं कि भाई, जब वो कहता है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बिहार में इस विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5-6 महीने बाद तो अमित शाह कहते हैं कि भाई सारे दल जो बिहार में जो एनडीए का जो गठबंधन है वो सब आपस में मिलकर बात करेंगे, इसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। क्या नीतीश कुमार ये सब देख नहीं रहे हैं? वो देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। वो यह भी देख रहे हैं अमित शाह क्या कह रहे हैं। और इसी के बाद विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान आता है, वो भी कुछ इसी तरह की बातें करते हैं। नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी तो हैं नहीं, लगातार वो देख रहे हैं कि भाजपा जब जो है उनको अनदेखा की है नीतीश कुमार को, तब तक नीतीश कुमार धोखा दे दिए हैं। और तो अगर देखा जाए तो आज 1 तारीख है, 10-12 दिन बाद मकर संक्रांति का जो त्यौहार भी आने वाला है। चर्चा तमाम घटनाओं को अगर लोग जो है, तमाम जो विश्लेषक हैं, इन घटनाओं को देखते हुए एक तरह से कयास लगा रहे हैं। और इसके बाद अभी हाल ही में नीतीश कुमार दिल्ली भी गए थे, और दिल्ली जाकर आप सोचिए कि दिल्ली आप जा रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है,
और आपके ही बलबूते सरकार है, जब आप इतने ताकतवर हैं और इसके बाद आप किसी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से मिलते नहीं हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार अभी हाल ही में दिल्ली गए थे। उन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की थी। कुछ लोग चर्चा ये भी कह रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं थी, वो अकेले अंदर गए थे। क्या वहाँ कोई और भी मौजूद था? क्योंकि अभी हाल ही में जो बीपीएससी के जो छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे और किस तरह उनको रात में इस भीषण ठंड में वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया है, उन पर इसके बाद लाठियां बरसाई गई हैं, और इन सब चीज़ों के होने के बावजूद आमतौर पर राहुल गांधी बहुत आक्रामक रहते हैं जहां युवाओं का मसला होता है और जहां पिछड़ों बहुजन समाज के जो मसले हैं बहुत तेज़ी के साथ वो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर निशाना साधते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया है। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी नीतीश कुमार का हमला तो उन्होंने किया है लेकिन बीजेपी का नाम लिया है, उन्होंने एनडीए का नाम लिया है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है। तो क्या कुछ अंदर खाने कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच में चल रहा है? और इससे पहले अभी 5 या 6 दिन पहले एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि उनके रास्ते बंद हैं। तो आखिर बिना तेजस्वी के कैसे कांग्रेस इतना सब कर रही है? वहीं तेजस्वी काफ़ी हमलावर हैं नीतीश कुमार के ऊपर, लेकिन कांग्रेस न्यूट्रल है। तो एक तरह से देखा जाए इस तरह की भी चीज़ें हैं। क्या अब कांग्रेस के रास्ते वो घुसना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार अब कांग्रेस से बातचीत कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर इसको थोड़ा सा हम होल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं? अभी जब लोकसभा में लोकसभा का जो सत्र चल रहा था लोकसभा का, और उससे पहले किस तरह से तमाम जो इंडिया गठबंधन के साथी थे लगातार कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। इसकी शुरुआत होती है ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी कहती हैं अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इंडिया गठबंधन को लीड करती, और उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए अखिलेश यादव भी कहते हैं और इसके बाद लालू प्रसाद यादव भी कहते हैं। तो तमाम जो छोटे छोटे जो दल हैं वो अपनी एक बात रखते हैं मीडिया के सामने। फिर सत्र शुरू होता है, अचानक जो है अदानी का कोई एक रिपोर्ट है उसके हवाले कांग्रेस काफ़ी आक्रामक होती है। फिर इसके बाद अमित शाह का बयान जो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर दिया, कांग्रेस काफ़ी आक्रामक। अब वो सवाल नहीं हो रहा है, लेकिन चर्चा है, मतलब इस बात की भी है कि जिस तरह से आरजेडी जो है एक कांग्रेस को ही किनारे लगाने में जुटी हुई है। जाहिर सी बात है 2015 के चुनाव में अगर देखें तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 27 सीटें जीती थी, 40 के आसपास की सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और इसके बाद किस तरह उस चुनाव के बिहाफ पर भी 2020 में भी उस सीटें लेने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उस तरह से उसको जीत नहीं मिलती है। सरकार अगर आरजेडी सरकार अगर नहीं बना पाई या इंडिया गठबंधन वहाँ पे सरकार 2020 में नहीं बना पाया, उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई था तो वो कांग्रेस थी। कांग्रेस ज़्यादा सीटें ली और चुनाव नहीं जीती। इससे अच्छा आरजेडी अगर लड़ी होती तो उससे सीटें निकाल सकती थी। तो एक तरह से ये भी कैलकुलेशन चल रहा है, क्या कांग्रेस के बिना ही मतलब आरजेडी अब आगे बढ़ेगी, इसकी भी चर्चा है। और इसके बाद अभी हाल ही में ये तो तेजस्वी यादव ने बाद का बयान था, मतलब काफ़ी पहले था, एक हफ्ते पहले का बयान था। अभी हाल ही में फिर उन्होंने बोला है कि नीतीश कुमार के रास्ते बंद हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के रास्ते बंद हैं तो राहुल गांधी वो रुख क्यों नहीं दिखा रहे हैं? भाई युवाओं के ऊपर जिस तरह से इस ठंड में लाठियां पड़ी हैं और उनके ऊपर पानी की बौछार की गई है, उनके ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, कितने दिनों से आंदोलन पूरा चल रहा है वो। तो इन तमाम घटनाओं को देखते हुए एक बार फिर जो है चर्चा है नीतीश कुमार की। इस बीच में नीतीश कुमार ये भी देख रहे हैं भाई महाराष्ट्र में क्या हुआ, और इसके बाद आप देखिए तो जो नीतीश कुमार के जो सबसे बड़े अगर कोई करीबी थे तो कौन है, वो संजय झा हैं और क्या कहते हैं ललन सिंह हैं। ललन सिंह के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ जब नीतीश जो है आरजेडी के साथ में थे, कांग्रेस के साथ में थे, उस वक्त ललन सिंह को लालू प्रसाद यादव को बड़ा करीबी बताया जाता था। और इसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष थे, अचानक उनको हटाया जाता है, फिर सरकार बदल जाती है, अभी वो केंद्र में मंत्री हैं। अभी आप देखिए तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीबियों में उनकी गिनती होने लगी है।
मतलब इंडिया गठबंधन में अभी जब अमित शाह का ये पूरा बयान था, इसके बाद तमाम विपक्षी दल हमलावर हुए अमित शाह के ऊपर, तो एनडीए गठबंधन की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में भी नीतीश कुमार नहीं गए थे। असल में ये मीटिंग अमित शाह ने बुलाई थी और इस मीटिंग में वो कहना चाह रहे थे जितने भी हमारे जो दल हैं, जो गठबंधन के साथी हैं, वो इस मसले पर अमित शाह का बचाव करें, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ नहीं गए थे। तो और इसके बाद आप देखिए तो काफ़ी कुछ घटनाएं इस तरह हो रही हैं और तमाम जो इन घटनाओं को लेकर कैसे यहाँ पर भी अगर आप देखिए बिहार में देखिए तो विजय चौधरी हैं, ये भी एक वक्त में इस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीबियों में इनकी गिनती होती है। तो क्या कुछ बीजेपी ही कुछ तो ऐसा गेम प्लान नहीं कर रही है जिस तरह एकनाथ शिंदे के साथ इन्होंने किया, उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरह किया, उनका सिंबल मतलब छीन लिया, उनकी पार्टी छीन ली एकनाथ शिंदे ने और उसके बाद एकनाथ शिंदे को ही बीजेपी ने किनारे लगा दिया। तो क्या इस तरह से भी भारतीय जनता पार्टी की पूरा प्रयास चल रहा है? मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि ये अभी 10-12 दिनों में क्लियर हो जाएगा और हो सकता है महीने का आखिरी तक पूरी तरह क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी जितने भी ये मीडिया में खबरें चल रही हैं, जो विश्लेषण चल रहा है, अभी तक किसी ने भी आकर या नीतीश कुमार ने अभी एक शब्द इस पर बोला नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। नीतीश कुमार अगर बहुत ज़्यादा इनकी चर्चा होती है तो कुछ वो बड़ा फैसला लेने के कगार पर, लगभग निष्कर्ष पर वो पहुंचते हुए दिखते हैं। या हो सकता है कि सीटों को लेकर जो तालमेल बैठ रहा हो उसमें जो है जेडीयू को कम सीटें दी जा रही हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी अगर ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो ज़्यादा सीटें जीतने के चांसेस उसके ज़्यादा रहेंगे। कुछ सीटों को लेकर मोल भाव तो नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। बाकी मुझे लगता है कि अभी ये इस महीने के आखिरी तक पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा। हो सकता है 15 तारीख के बाद कंफर्म हो जाए और तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए और एक बार फिर आपको नए साल की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप देखते रहिए अनादि डिजिटल। मेरा नाम शैलेंद्र है। शुक्रिया, धन्यवाद।